अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सो आप खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं यूनिट नंबर 5 फर्स्ट ईयर के। और आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 है ये। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें हमें मैथ्स गिवन है, उसमें मुझे थीटा भी गिवन है और उसमें मुझे डी यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है और डब्ल्यू भी गिवन है। सबसे पहले समझना आपने क्या है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ट्रक है और उसके ऊपर इस गाड़ी को लोड किया जा रहा है और लोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लैंक्स यूज कर रहा हूँ, एक तख्ता यूज कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से ये गाड़ी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, और यहाँ पे जो इसका जमीन के साथ एंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 30 डिग्री, जो कि मुझे गिवन है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन, वो कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले आपने ये समझना है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो टोटली जो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होता है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ ये हाइट पर, डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। वो ना वो एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कोई बॉडी कितना ऊपर जाती है, कितना हाइट की तरफ जाती है। वो जो उसकी हाइट होती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, और दूसरी चीज, क्योंकि बॉडी जब ऊपर की तरफ जा रही है तो हम यहाँ पे इसकी कौन सी एनर्जी लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, जो बिकॉज ऑफ द पोजीशन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल है वर्क डन के साथ। E इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। मैथ भी गिवन है आपके पास, ग्रेविटी आपको पता है, हाइट भी पता है। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास सिंपली वर्क डन आ जाएगा। तो आपने समझने वाली बात इसमें क्या थी? एक ये कि यहाँ पे जो थीटा गिवन है वो सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे हम लोग सिंपली ये चीज देखेंगे कि जो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है और वो होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूमेरिकल नंबर, अभी हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गाड़ी है जिसका मैस हमें गिवन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है और वो कह रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो क्यों है। कि वो कह रहा है कि मुझे बताएं कि उसको ब्रेक लगाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहली बात आपने क्या समझनी है कि जब भी ब्रेक अप्लाई होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तब जीरो होगी। सो अब वी एफ को मैंने क्या पुट कर दिया? जीरो पुट कर दिया। तो बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है? जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो और जो आखिर में काइनेटिक एनर्जी थी वो, जब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और आखिर वाली काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालूंगा तो वो मेरे पास वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब क्यों वर्क डन की इक्वल आ जाएगा? क्योंकि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो हो जाएगी, बट जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उस जिसकी मदद से वो मूव कर रही थी तो उसको स्टॉप करने के लिए उतनी ही अमाउंट में एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता चल जाएगी तो सिंपल मैं फाइंड कर लूंगा वर्क डन। तो मैंने 1/2 m यहां से कॉमन ले लिया, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसके अलावा फिर मैंने क्या कहा कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसकी जगह मैंने जीरो पुट कर दिया और बाकी जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेट किया तो मेरे पास वर्क डन का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस फाइंड किया जो कि वर्क डन के इक्वल था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, सिंस ऑल काइनेटिक एनर्जी नीड्स टू बी dissipated for the core to stop, the work done to stop the core is equal to the initial kinetic energy। जो कार को, जो फाइनल तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि जो वर्क डन मुझे रिक्वायर्ड है गाड़ी को रोकने के लिए वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो मैंने बाकी वैल्यूज पुट करके उस वर्क डन की अमाउंट जो है वो निकाल ली है, जैसे आपके सामने आ रहा है। आइए जी हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। वो कह रहा है कि एक बॉल है, उसको ऊपर से नीचे फेंका गया और उसने रास्ते में आते हुए जो उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन किया वो भी, और हमने इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब वो जमीन पे स्ट्राइक करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात को समझना है कि जब बॉल किसी भी हाइट पे पड़ी है नीचे आएगी तो बिकॉज उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैंने फाइंड करनी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। सेकेंडली, पोटेंशियल एनर्जी क्या सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर? नो। कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बट कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो जो रास्ते में आते हुए उससे हवा ने रेजिस्ट किया है, एयर ने जो रेजिस्टेंस थी, एयर रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट वर्क डन के लिए भी यूज हो गई है। तो सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ जो हमारे पास एनर्जी थी वो वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी यूज हो जाएगी। वो दोनों फाइंड करेंगे और फिर पोटेंशियल में से वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो उसने वर्क किया अगेंस्ट रेजिस्टेंस के, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, एम भी गिवन है, जी भी गिवन है, एच भी गिवन है, तो मैंने फाइंड कर लिया पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो उसका फार्मूला क्या होता है डब्ल्यू का? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है वर्क डन का। ये अब देखें, एफ तो फोर्स है, बट डी यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां से बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो वो हाइट से इक्वल है, हाइट के ही इक्वल है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वही है कि यहां से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको मैंने किसकी इक्वल पुट कर दिया? डी को एच की इक्वल पुट किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.4 मुझे गिवन थी फोर्स, एच की वैल्यू मैंने क्या ली है? जो हाइट की थी वो, और लास्ट में मैंने क्या लिया है? cos 180। cos 180 क्यों लिया? क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसको, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है 180 का बनता है, जो एंटी पैरेलल होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जब मैंने इसको सॉल्व किया? तो जो वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस है, जो वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस है, वो मेरे पास क्या आ गया? -12 जूल। जब मैंने काइनेटिक एनर्जी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी से मैंने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना था? सबसे पहले हमने ये करना था कि हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, टोटल कितनी है। फिर हमने ये देखना था कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो वो सारी की सारी तो कन्वर्ट नहीं हुई ना काइनेटिक एनर्जी के अंदर। कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो उसने वर्क कर लिया रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो जो वर्क था रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो भी हम लोगों ने काउंट किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली है इस बॉल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो कह रहा है फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड करनी है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विद द मास भी गिवन है, ट्रैवलिंग एट द स्पीड भी गिवन है। अब फाइनल वेलोसिटी फिर क्या आएगी? 0, क्योंकि यहां पे भी किसका जिक्र है? ब्रेकिंग का जिक्र है। ब्रेक का जिक्र जब भी किया जाता है ब्रेक्स का, तो ब्रेक्स का जिक्र करने का मतलब ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है? गिवन है 20, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने? 50 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? एक तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और दूसरा हमने फाइंड करनी है फोर्स अगेंस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल सा 1/2 mv²। तो यहाँ पे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने पुट करके डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन में आंसर निकाल लिया। फार्मूला इसमें यूज होगा काइनेटिक एनर्जी का और वर्क डन का, जो हम लोग अभी सेकंड में यूज करेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने यूज किया 1/2 mv², m की वैल्यू भी गिवन थी, v की भी गिवन थी, इसका स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डी। क्या मैं यहां से F को निकाल सकता हूं? F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/d। ठीक है, W/d आ गया। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो इंटर कन्वर्टेबल है किसके? एनर्जी के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी बाय डी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुझे फाइंड कर ली थी, और डी की मुझे पहले से गिवन है। जो मैंने काइनेटिक एनर्जी को डी से डिवाइड किया तो मेरे पास फोर्स भी यहां से निकाल ली। तो हम लोगों ने बेसिकली दो फार्मूला यूज किए, एक तो सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, सेकेंडली हम लोगों ने दूसरा भी सिंपल फार्मूला वर्क डन का, उसकी हेल्प से हम लोगों ने फोर्स फाइंड की है। हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। वो कहते हैं रूलर कोस्टर कार्ट weighing 500 kilogram is at the peak of the 30 meter tall hill and the traveling at 5 meter। एक हमारे पास रूलर कोस्टर की बात कर रहे हैं, और उसका वेट कितना है? 500 है, और वो कहां पर है? 30 मीटर टाल हिल, एक पहाड़ के ऊपर है, एंड इज ट्रेवलिंग एट द 5 मीटर पर सेकेंड,
और वो ट्रेवल कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने पहली बात याद रखनी है कि जब भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाती है तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। दूसरी बात क्या फाइंड करनी है, इट descend to the bottom without any friction losses, what will be its speed at the bottom। अब वो कह रहे हैं कि वो नीचे पहुंच जाती है, बॉटम पे उसकी स्पीड क्या होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है कि बॉटम पे जब वो पहुंची तो उसकी स्पीड बॉटम पे क्या थी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, मैंने कहा कि जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाती है या टोटल एनर्जी की बात की जाती है तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने सिंपली क्या करना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, m की वैल्यू भी मुझे गिवन है, g की वैल्यू भी मुझे गिवन है और h की वैल्यू भी मुझे गिवन है, मैंने पुट कर दी। 1/2 mvi का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन थी, मैंने कैलकुलेट करके टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली। पहला तो सिंपल मेरे पास सॉल्व हो गया कि मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, उनको ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आ गई। अब वो कह रहा है कि जब वो नीचे आया तो अब नीचे जब बॉटम पे पहुंच गई तो आपको पता है कि जब बॉटम पे पहुंच जाती है बॉडी, जब उसकी ग्रेविटी यानी कि जब उसकी हाइट खत्म हो जाती है, एच जब उसकी जीरो हो जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब बॉडी जमीन पे पहुंच जाएगी ग्राउंड पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सारी की सारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल। टोटल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला अभी हमने लिखा था ना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था जीरो हो गई है क्योंकि बॉडी ग्राउंड में पहुंच गई है। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने फार्मूला लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का और सामने क्या लिख दिया, टोटल एनर्जी। यहाँ पे वही किया हम लोगों ने, वैल्यूज पुट की जो हमें गिवन थी और हमने यहाँ से 500 मैथ्स था, टू टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 500 आके डिवाइड होगा तो मेरे पास आ जाएगा 613। क्योंकि वी एफ चाहिए मुझे, वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया और मेरे पास आंसर आएगा 224.76। इसमें समझने वाली बात क्या थी, पहला फार्मूला क्या था कि टोटल जो एनर्जी होती है हमारे पास वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, तो मैंने वो फाइंड कर ली। फिर मैंने जब बॉटम पे वो बॉडी आ गई तो फिर उसकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल क्यों कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है बॉटम पे। जब वो नीचे पहुंच गई तो उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ना। जब बॉडी यहाँ पे है और यहाँ पर पहुंच गई है, यहां से वो अगर यहाँ पे पहुंच गई तो सारी की सारी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई है। और जो टोटल एनर्जी थी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने वहां पे पुट करके फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड कर ली है। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास आ गया और न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर एफिशिएंसी का कुछ जिक्र है। आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अ कार इंजन्स ऑपरेट विद 25% एफिशिएंसी एंड प्रोड्यूस 50 किलो जूल ऑफ द यूजफुल वर्क, हाउ मच फ्यूल एनर्जी डिड द कार कंज्यूम्स। आपको पता है कि परसेंटेज कितनी है, 25% है, वर्क डन कितने हैं, 50 किलो जूल। और जब किलो को कन्वर्ट करूंगा मैं जूल के अंदर तो किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 जीरो ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 जूल। मुझे फाइंड क्या करना है, इनपुट फाइंड करनी है। फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। बेसिकली ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है और जो 100 होता है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू पहले से गिवन है परसेंटेज के अंदर। तो इसलिए अब मैं ये इसको कैसे लिखूंगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं 25/100, तो अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एफिशिएंसी की आ गई है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, इनपुट फाइंड करना है। तो इनपुट यहां से यहां पे आ गया और आउटपुट बाय एफिशिएंसी, आउटपुट मेरे पास गिवन था कितना, 50,000 जूल लिख दिया मैंने। और एफिशिएंसी परसेंटेज क्या थी, 25/100 लिख दी मैंने। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 200,000 जूल। और आपको पता है कि जो 3 जीरो होते हैं ये क्या होता है, किलो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 किलो जूल।
सिंपल, बहुत ही सिंपल क्या काम था, एफिशिएंसी परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड गिवन थी और हमने इनपुट फाइंड करना था, इनपुट एनर्जी कितनी यूज हुई है। आपको पता है एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, यही हम लोगों ने फार्मूला लिखा, इनपुट हमें चाहिए था तो इनपुट यहाँ पे आ गया और एफिशिएंसी जो है इधर आके डिवाइड हो गई और एफिशिएंसी परसेंटेज मुझे गिवन थी जो मैंने कन्वर्ट कर ली थी एफिशिएंसी के अंदर, वो पुट की और आउटपुट वर्क डन जो था वो मुझे ऑलरेडी गिवन था, पुट करने के बाद मेरे पास इसका आंसर इजीली आ गया है। इस यूनिट का लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, रेफ्रिजरेटर यूजेस 600 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 15%। हाउ मच कूलिंग इन पावर यूजफुल एनर्जी डज द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस। ओके, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पहले मैं इनपुट बता रहा था, अब मुझे आउटपुट बतानी है। क्या बताना है, आउटपुट, कि मुझे रेफ्रिजरेटर ने कितना आउटपुट दिया। सबसे पहले इनपुट की वैल्यू गिवन थी 600 वाट, टाइम मुझे गिवन था 1 आवर्स, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या बन जाएगा 3600 सेकंड। एफिशिएंसी परसेंटेज कितनी गिवन है, 15% गिवन है। अब मुझे सबसे पहले एनर्जी को कन्वर्ट करना है सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा के, कि 1 घंटे में कितना होगा, इनपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम 3600 मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आ गया, अभी जो इनपुट आ गई है वो 21640। तो ये मेरे पास कब आई है, जब मैंने इनपुट को मल्टीप्लाई करवाया 3600 से, ताकि मेरे पास प्रॉपर वो टाइम जो 1 आवर्स जहां पे लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास इनपुट आ जाए। एफिशिएंसी परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, अभी मैंने पीछे भी लिखा है, एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट सामने आ जाएगा। एफिशिएंसी परसेंटेज गिवन है 15/100 मल्टीप्लाई बाय जो वर्क डन था, उसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास यूजफुल आउटपुट आ गया है। तो यूजफुल आउटपुट मुझे मेरे पास कैसे आया, सबसे इसमें एक पॉइंट सिर्फ ये था कि इसमें टाइम गिवन था और उस टाइम को मैंने मल्टीप्लाई करवाया इनपुट के साथ और उसके बाद मैंने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। जैसे फार्मूला पहले से गिवन था एफिशिएंसी परसेंटेज का, और जब भी एफिशिएंसी परसेंटेज होती है तो मैं इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कैसे करता हूँ, 15/100 करके, वही वैल्यू मैंने पुट की और मल्टीप्लाई बाय इनपुट किया और साथ में मेरे पास आउटपुट का आंसर आ गया।